अभी तक जो हमने पढ़ा था कंसेप्ट और बाकी सब चीजें वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए था। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए था सब कुछ। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या है, क्या फिनोमिनन चलता है, कैसे, इसकी स्टडी बिल्कुल अलग है। जो भी फिनोमिनन एप्लीकेबल है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स के लिए, वो न्यूक्लियस पर एप्लीकेबल कुछ भी नहीं है। न्यूक्लियस के अपने बिहेवियर हैं जो इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। किसी भी एटम का सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल रीजन न्यूक्लियस कहलाता है। कौन सा पार्ट है न्यूक्लियस? एक वो पार्ट जिसमें सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू मास ऑफ न्यूक्लियस, तो हम ये कहेंगे ऑलमोस्ट ऑल द मास एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज। और इस न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल हैं। कौन कौन से आप अच्छी तरह जानते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्योंकि ये न्यूक्लियस के पार्टिकल हैं, न्यूक्लियस के पार्टिकल हैं, तो इन दोनों को ही कंबाइंडली हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस जब वर्ड हम न्यूक्लियॉन वर्ड यूज करेंगे तो वो प्रोटॉन भी है और वो न्यूट्रॉन भी है, दोनों है। साइज एंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, एक्चुअल में हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि न्यूक्लियस में ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का एक बंच है, एक गुच्छा है। और कैसा गुच्छा है? एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाया हुआ, हालांकि स्फेरिकल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है इसका, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के लिए हम कह सकते हैं कि ये प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स है और इनके बीच बीच में क्या है? न्यूट्रॉन्स है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का एक बंच है, एक गुच्छा है ये, जिसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या है? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट स्फेरिकल है। बीच बीच में ये न्यूट्रॉन्स आ गए। स्फेरिकल नहीं होता, एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं होता, डिपेंड करता है कि किस एलिमेंट की बात कर रहे हो आप। ये तो अगर ये स्फेरिकल है या ऑलमोस्ट स्फेरिकल है तो हम ये कहेंगे कि इसकी जो रेडियस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a to the power 1 by 3। radius of nucleus directly proportional a to the power 1 by 3। a is the a is mass number। मास नंबर का मीनिंग क्या होता है? मास नंबर है कौन कौन? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों मिलकर के मास नंबर होते हैं। मास नंबर अलग है और मास अलग है, याद रखिएगा आप। एटॉमिक मास जब हम बोलते हैं ना, एटॉमिक मास, तो वो एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, और मास नंबर जब हम बोलते हैं वो अलग फिजिकल क्वांटिटी। मास नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, क्योंकि ये नंबर ऑफ आइडेंटिटीज है। न्यूक्लियस है किसका? सोडियम का, उसमें 11 प्रोटॉन्स हैं और 10 न्यूट्रॉन है, 10 न्यूट्रॉन्स है। तो इसका मास नंबर हम कितना कहते हैं? 21 है मास नंबर। एटॉमिक नंबर 10 है और मास नंबर 21 है, लेकिन इसका एटॉमिक मास 21 नहीं है, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है ना? नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ ये। इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो है 11, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है ना। मैंने 10 तो गलत बोल दिया तो जीरो ग्रुप में पर चला गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 है, तो दोनों मिलकर के इनका मास नंबर है 23। एटॉमिक एटॉमिक मास 23 नहीं है, वो एटॉमिक मास 23 थोड़ा सा कम है इसका। तो अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं हम मास नंबर को, अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं एटॉमिक मास, लेकिन एटॉमिक मास इससे डिफरेंट होता है। तो हमें मतलब है यहाँ किससे? मास नंबर से। तो मास नंबर डायरेक्टली, और जब हम आर को लिखेंगे तो आर इज इक्वल टू आर नॉट ए टू दावर 1/3। ये ये क्या चीज है? ये आपका आर नॉट कहलाता है, एक कांस्टेंट है। इट इज एन एम्पिरिकल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर।
ये आर न्यूक्लियस की रेडियस हो गई आपकी, ठीक है। अगर ये मान के चलें कि न्यूक्लियस ऑलमोस्ट स्फेरिकल है, तब आर न्यूक्लियस की रेडियस है जो मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वन थर्ड पावर ऑफ मास नंबर। अब यहां से हम निकाल कर लाएंगे, एक तो ये फॉर्मूला आपका है, हल्का फुल्का सा कोई न्यूमेरिकल इस पर आ सकता है, आर इक्वल आर नॉट वन ए टू दावर 1/3। ये आर नॉट की वैल्यू सबके लिए सेम है, चाहे वो किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस हो, सबके लिए सेम है 1.2 इंटू 10⁻⁻15, राइट। डेंसिटी अगर हम फाइंड करेंगे, डेंसिटी, तो डेंसिटी कैसे फाइंड की जाएगी, देखिए वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना बनेगा, अगर हम इसे स्फेरिकल मारते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और डेंसिटी कितनी होगी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास नंबर हमने क्या लिया, ए, 4/3 पाई, और आर की वैल्यू कितनी होगी, आर नॉट ए टू दी पावर 1/3 होल क्यूब। तो अब यहां देखिए ए टू दी पावर 1/3 से तो 3 हो गया, ए बाई ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका क्या, डेंसिटी आपकी बच जाएगी कितनी, 3/4 पाई आर नॉट क्यूब, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और क्योंकि आप यहां देखें ध्यान से, यहां इसमें कोई भी आपका वेरिएबल नहीं है, सब कुछ कांस्टेंट है, तो ये डेंसिटी भी क्या रहनी है, डेंसिटी कांस्टेंट होती, मतलब चाहे आपका लाइटर एलिमेंट है या हैवियर एलिमेंट है, उनके न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होगी, चाहे वो उसका मास कितना भी क्यों ना हो, डेंसिटी सबकी सेम रहती है। मास अगर बढ़ता है तो उसी के रेशियो में उतना ही वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ओवरऑल डेंसिटी जो की त्यों कांस्टेंट बनी रहती है। क्लियर है। न्यूक्लियस का जो मास होता है वो उसके अपने इंडिविजुअल पार्टिकल न्यूक्लियॉन्स के मास से थोड़ा सा कम होता है, इसलिए तो बंधा हुआ है, वरना फट जाएगा। हाँ जी, सरफेस एरिया अगर हम फाइंड करेंगे तो सरफेस एरिया कितना आएगा इसका, न्यूक्लियस का सरफेस एरिया, सिंपल सी बात है 4/3, ओ सॉरी, सरफेस एरिया कितना बनेगा 4 पाई r², तो ये बन जाएगा आपका 4 पाई r0 ए टू दी पावर 1/3 होल स्क्वायर। तो सरफेस एरिया बनेगा आपका 4 पाई r0² ए टू दी पावर 2/3। तो सीधी सीधी बात है कि सरफेस एरिया सबका एक जैसा नहीं होगा, सरफेस एरिया डिपेंड करेगा उनके मास पर, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा उसका सरफेस एरिया बन जाएगा। ओके।